वेलकम बैक टू रीड एफ एड्यू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम 2017 का इंटरनल सिक्योरिटी का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। GS3 में आता है इंटरनल सिक्योरिटी। और GS3 के बारे में अगेन मैं आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा। GS3 के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स के द्वारा कि GS3 मीन्स इकोनॉमी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप पेपर उठा के देखो तो इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन आए हैं, एग्री से 4 क्वेश्चन आए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन आए हैं, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से 4 क्वेश्चन आए हैं, एंड साइंस एंड टेक से 4 क्वेश्चन आए हैं। हम लोग मोस्टली अपना टाइम वेस्ट कहाँ कर देते हैं? इकोनॉमी में। एग्री को कुछ लोग फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट होता है, लेकिन इन चीज़ों को लोग बस ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं। तो सीधे GS3 इस बार अगर आप देखोगे, डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ सो मैनी बिग नेम्स इन इंडिया इन फील्ड ऑफ इकोनॉमी, स्पेशली फॉर UPSC प्रिपरेशन, तब भी GS3 का स्कोर इस बार डब्बा गुल हो गया। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि GS3 में जब आप ये नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि द स्कोरेज ऑफ टेररिज्म एक ग्रेव चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉल्यूशंस आप क्या देते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और मेजर सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फंडिंग क्या है। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ऑब्वियसली जो 15 में से 14 मार्क्स हैं वो इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए अलॉट करने चाहिए। 1 नंबर आप इंट्रो में इसको एक्सप्लेन करने के लिए मान सकते हो। उससे 2-3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा, इंट्रो के लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचने की नीड नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम में माइंड उतना काम नहीं करता है कि आप इंट्रो लेकर आओ। इंट्रो को लेकर आपका स्ट्रेस अगर आपको रिलीव करना है तो इस लाइन को थोड़ा सा जस्टिफाई करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सीखो। दूसरी चीज़ है कि अगर हम इसको इंट्रो में डाल देते हैं तो उससे जो UPSC एग्ज़ामिनर है, एग्ज़ामिनर को लेके काफ़ी टॉपर्स ने काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं, एग्ज़ामिनर ऐसा होता है वैसा होता है, तो उस अजीब से प्राणी का आप एटीट्यूड और ईगो आप सेटिस्फाई कर सकते हो कि वो ये ना सोचे कि मतलब यार मैंने तो इतना सोच के ये लाइन डाली थी, इसको आपने एग्ज़ाम में छोड़ ही दिया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखोगे, इस चीज़ को अगर आप इंट्रो के बियॉन्ड ले गए तो आपको खुद को बेवकूफ़ प्रूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले पार्ट को अगर 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, उस पर UPSC आपको 3 पेज देता है, तो पहले पार्ट को मैक्सिमम इस रेशियो में आप कन्फाइन कर सकते हो इंट्रो में। बाकी आप सॉल्यूशंस तो एक पार्ट में मेजर सोर्स ऑफ टेररिस्ट फंडिंग सीधे सीधे लिखना चाहिए, सॉल्यूशन टू दिस, एंड यहाँ से आपका आना चाहिए सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फंडिंग। यहाँ पे आप कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड वगैरह कुछ दे सकते हो। ये हेडिंग के अंदर आपके पॉइंटर्स चले आएंगे। सो दिस कोर्स इज पार्ट ऑफ मेंस आंसर बिल्डिंग, यानी कि मेंस आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, हम आंसर बिल्डिंग करेंगे। और अभी तक इस कोर्स में PDF नहीं थे, तो अब हम PDF आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। इंट्रो दो, उसके बाद एक पार्ट एड्रेस करो, फिर दूसरा पार्ट एड्रेस करो। तो इंट्रो की बात करते हैं। सबसे पहले टेररिज्म की डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती हैं। जो मेजर इशू है कि ये लीगली डिफाइंड नहीं है सभी कंट्रीज़ में, सभी लीगल ज्यूरिस्डिक्शंस में एक जैसा नहीं है टेररिज्म हर जगह। टेररिज्म की जो ख़ास बात है, हम मोस्टली इसको रिलीजन से जोड़ के देखते हैं क्योंकि हम ऐसे बड़े हुए हैं, ठीक है। मोस्टली हम आपसे या मुझसे कोई कहे कि, जैसे मैंने एक टेस्ट सीरीज़ में एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करते हुए ये पाया, उन्होंने टेररिज्म को डिफ़ाइन किया था, बहुत अच्छा आंसर लिखा था, और ये पता चल रहा है कि उनको आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से सिखाई गई है, ठीक है। तो उन्होंने आंसर लिखा कि टेररिज्म इज़ अ मीन टू अचीव रिलीजियस गोल्स बाय मीन्स ऑफ इंटिमिडेटिंग फियर एंड कुछ ऐसा ही कुछ लिखा था, ठीक है। तो उन्होंने टेररिज्म को सीधे सीधे रिलीजन से जोड़ दिया। रिलीजियस टेररिज्म एक टाइप ऑफ टेररिज्म हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता। टेररिज्म की एक ख़ास बात होती है कि ये पॉलिटिकल एम्स को लेकर डिफ़ाइन किया गया। ज़्यादातर 2 डेफिनेशंस हैं, इन 2 डेफिनेशन को लेकर आप इस टर्म को डिफाइन करना सीखिए। इट इज़ अनलॉफुल यूज़ ऑफ वायलेंस एंड इंटिमिडेशन। अनलॉफुल यूज़ करना है। अब वायलेंस तो पुलिस भी यूज़ करती है, वायलेंस आर्मी भी यूज़ करती है, लेकिन उसको आप टेररिज्म नहीं कहोगे। स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस, ठीक है, नॉट ऑलवेज। पुलिस के अगेंस्ट भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, आपने देखा होगा, आर्मी के अगेंस्ट भी हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो ये टर्म यूज़ की जाती है सिविलियंस को डराने धमकाने के लिए। एक जगह बम ब्लास्ट कर दिया, बाकी लोग डर जाएंगे, देखो हम ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कुछ पॉलिटिकल एम्स पूरे करने हैं। रिलीजन के नाम पर क्या आप पूरा करना चाह रहे हो? पॉलिटिकल एम्स, इस तरह की चीज़ें हैं।
और एक और सिंपल डेफिनेशन है, वायलेंस ड्यूरिंग पीस टाइम एंड वॉर अगेंस्ट नॉन कॉम्बिटेंट। नॉन कॉम्बिटेंट में आते हैं आपके सिविलियंस, और दूसरा ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी पर्सनल्स जिनको इन जनरल बंदूक उठाने की परमिशन नहीं दी जाती। अब जो ये टर्म है, तो जैकोबियन की रिजीम के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रेंकोइस नोएल बेबेफ, तो इन्होंने 1794 में इस टर्म का सबसे पहले यूज़ किया था कि जैकोबियन की जो रेन है, रेन ऑफ टेररिज्म, REIGN आई थिंक ये होता है, रेन ऑफ टेररिज्म के लिए उन्होंने यूज़ किया था। तो तब से चला आ रहा है, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं कि टेररिज्म नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कैसे है, कि एक वाइड स्प्रेड फियर पैदा करता है, ये वायलेंट और हाई प्रोफाइल अटैक वगैरह लाता है, और नेशनल थ्रेट, हाईजैकिंग, होस्टेज कर सकता, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो आप ये सब टेररिज्म वगैरह देख सकते हो, नॉट रिलेटेड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। सजेशंस क्या हो सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, आर्म्स ट्रेड आपको रेगुलेट करने हैं। रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आर्म्स ट्रेड को ऑब्वियसली, लेकिन रेगुलेट ज़रूर करने हैं, ताकि आपको स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर इनके बीच में आर्म ट्रेड करते हुए पता चले। नॉन स्टेट एक्टर्स को आप आर्म्स भेजोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, हालांकि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भी आपको दिखता है। तो आर्म्स ट्रेड का रेगुलेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, इंटरनेशनल इसका एक आर्किटेक्चर बनना चाहिए। टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इस पर बार होना चाहिए, उसके लिए FATF ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को एक लिस्ट में डाला है। कैन यू एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन, जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन कि कौन से लिस्ट में डाला है FATF ने। सोशल मीडिया पर रेगुलेशन आपको लानी है, जो IT एक्ट को लेकर अभी एक रार चल रही है कि ट्विटर ने मना कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, व्हाट्सएप ने कह दिया हम नहीं मानेंगे, तो वो सब चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो कराई जानी चाहिए। ट्विटर अगर नहीं है तो कू लाओ, कू नहीं है तो फिर कुछ और लाओ, लेकिन आपको सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेट करनी पड़ेंगी। साइबर सिक्योरिटी ऑब्वियसली आपको बूस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसके थ्रू तो टेररिस्ट क्या क्या कर सकते हैं आपने लगातार देखा है। आजकल के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो हाईली आपने लास्ट लेक्चर में देखा ही है कि कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं, हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। तो साइबर अटैक पर ये लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। UN ने जैसे CCIT जो इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, उसको एक्सेप्ट करने को लेकर आज तक UN ने कोई काम नहीं किया गया। तो UN को गाइडलाइन देनी चाहिए। इनफैक्ट UN खुद भी वो डेफिनेशन यूज़ कर सकता है। इसके अलावा कुछ सिंपल सी चीज़ें कि रिलीजियस लीडर्स हैं, वो एक पॉजिटिव या रिफॉर्मिंग रोल प्ले कर सकते हैं, जिससे लोग समझ जाएं। तो इस बेस पर जो रिलीजियस टेररिज्म है एटलीस्ट वो तो कर्टेल होगा। फिर वैल्यू एजुकेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी हो तो लिख सकते हो। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते हम सब की ड्यूटी है कि हम हमेशा विजिलेंट रहें। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करने का तरीका है कि सबसे पहली चीज़ तो इमिग्रेशन जो है, माइग्रेशन की वजह से जो रिफ्यूजी आते हैं और आपने देखा होगा कई बार वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने का तो एक इम्पॉर्टेंट आपको मैकेनिज़्म ढूंढना ही पड़ेगा। दूसरा है कि जो आपका बॉर्डर एरिया है आपको इफेक्टिवली करना पड़ेगा, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। उसके हमने लास्ट ईयर जो 2016 का था पेपर, वहाँ डिस्कस किए थे। बॉर्डर मैनेजमेंट के 4 स्ट्रेटजी हैं, जिसमें से एक गार्डिंग है। आप ये अगर लिखना चाहो तो वापस से लिख सकते हो। गार्डिंग है, एक रेगुलेटिंग है, ठीक है। गार्डिंग में क्या करोगे आप, जो भी नॉर्मल जहाँ रीचेबल एरियाज़ हैं वहाँ पर आप आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर दो, जो अनरीचेबल एरियाज़ हैं वहाँ आप टेक्नोलॉजी या फिर ड्रोन्स वगैरह का यूज़ करो, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड जो भी आपका ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं या फिर आपका लोगों का मूवमेंट है उसको आप रेगुलेट करोगे। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज़। डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के लिए आप देखोगे कि अगर हमने ये अच्छे से कर दिया तो फिर जो लोकल लोग हैं उनको इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होना पड़ेगा और बाहर के लोगों को अपने यहाँ शरण देके पैसा अर्न करने की उनके अंदर गरज नहीं होगी। फिर आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपको देखने पड़ेंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हैं इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट के, आप ये चीज़ याद कर सकते हो, GRDI। फिर
जो इंटेलिजेंस है, आपकी इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर है, उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। हालांकि अब काफ़ी काम कर चुके हैं हम इस बारे में, फिर भी हमें इंटेलिजेंस फेलियर से बचना चाहिए और उसके लिए रेगुलरली काम करना चाहिए। कोस्टल सिक्योरिटी भी आप स्ट्रेंथन करोगे ताकि आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जो आता है उसमें कोस्टल एरिया भी आपके बॉर्डर्स में आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसका है कि जो सोर्सेज ऑफ टेररिस्ट फंडिंग है आपको पता ही है, तो ये पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। रेमिटेंस सिस्टम और चैरिटीज़, ये आपको देखेंगे ARS कहते हैं, अल्टरनेटिव रेमिटेंस सिस्टम। रेमिटेंस सिस्टम तो ये है कि मतलब किसी ने बाहर जाके कमाया और यहाँ भेज दिया। अल्टरनेटिव रेमिटेंस सिस्टम जो मतलब लीगल सिस्टम से आपने हाइड करके या किसी दूसरे तरीके से आपने पैसा दे दिया। एक्सटॉर्शन ऑफ मनी कई तरीके से किया जा सकता है, दूसरों से पैसे हड़पने के कई तरीके होते हैं। ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्री का क्या मतलब है, ब्लैक को वाइट करना। लॉन्ड्री मतलब वॉशिंग मशीन में आप क्या करते हो, कपड़े धोते हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ डिफरेंट टर्म देन ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी का यूज़ करके आप इलीगल आर्म्स ट्रेड को ब्लैक मनी आप जनरेट करते हो इलीगल आर्म ट्रेड से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लैक मनी जनरेट करने की। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है, ब्लैक मनी आउटकम है। ऑयल ट्रेड का रूट आपने देखा होगा, वेस्ट एशिया में जो अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं, स्पेशली ISIS, आपने देखा होगा ऑयल फील्ड पर उनका कंट्रोल है। और काफ़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट एशिया और अफ्रीका में इलीगल ऑयल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में पाई गई हैं। फिर कुछ दूसरी कंट्रीज़ हैं वो फाइनेंशियल एड भी देते हैं, जैसे पाकिस्तान का आपने एग्जांपल देखा ही होगा। देन टर्की ने ISIS को हेल्प किया हुआ ऑयल ट्रेड में और कमीशन दिलाता है उनको। US और नाटो, ये लोग क्या है, इन्होंने एक कसम खाई हुई है कि बशर अल असद को हम सीरिया से डिथ्रोन करेंगे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्म्स दिए हुए हैं। देन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म SST, ये होता है गवर्नमेंट जब सपोर्ट करती है वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सिर्फ आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग या फाइनेंसिंग से लेकर नहीं देखना चाहिए, बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ हो सकती हैं, ट्रेनिंग से लेके, वेपन सप्लाई से लेके और बाकी होस्टिंग ग्रुप विद इन देयर बॉर्डर उनको अपने यहाँ शरण देने तक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म काम करता है। तो बाकी कुछ और चीज़ें, आजकल जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने सामान बेच रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं और बाकी लोगों को डोनेशन मिल जाती है सिंपैथाइजर से। तो ये था चौथा क्वेश्चन 2017 का इंटरनल सिक्योरिटी का। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट ईयर के इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।